हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। और अब बिना किसी देर किए हुए अपना वीडियो का दूसरा क्लास हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी इस क्लास में हम जिन चीज़ों को कवर करने वाले हैं उनमें स्पोर्ट्स, बुक्स, अफेयर, ये सब चीज़ें आती हैं। आज मैंने करंट के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को अपडेट किया हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। तो बिना लेट के हुए पहले क्लास को शुरू करते हैं और फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो भी चीज़ें होंगी उसको देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा, कैपिटल और करेंसी से। देखिए, हम इसके पहले करेंसी कैपिटल देख चुके हैं। अब आज के लिए अपना अगला जो देश है जिसको हम टारगेट करना है, अपना ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि अपना सिद्धांत पहले से ही चलता आया है, हम ट्रिपल रूल अप्लाई करते हैं, कैपिटल, करेंसी, इन तीनों चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन से आपके सामने ये रहे, ब्यूनस आयर्स, या फिर कैनबरा, या फिर वियना, और या फिर बाकू। अब आपके लिए ऑप्शन तो मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल होता है वो होता है कैनबरा, और यहाँ पे डॉलर चलती है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि बाकी के जो देश हैं जिसको हमने कल पढ़ा हुआ था, क्या उनमें से एक भी देश आपको याद है? अगर देश याद है, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी टेबल खोलते हैं, जिसको क्लियरिटी रूप से देखते हैं। तो अपना सबसे पहला देश जो है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल होती है वो होती है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, यहाँ पे पीसो चलती है। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पीसो। अगर आपको नहीं पता है तो अर्जेंटीना, ब्यूनस और पीसो याद कर लो। दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया जो क्वेश्चन का था, वहाँ पे कैपिटल जो है वो कैनबेरा है, और यहाँ पे डॉलर चलती है। डॉलर सामान्यतः ज़्यादातर देशों में हमें देखने को मिलता है, एक डॉलर एक यूरो, ये दोनों ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा डॉलर होता है। अच्छा, डॉलर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। डॉलर में भी कई प्रकार के आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो डॉलर चलता है वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका नाम है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अलग अलग देश हैं, कन्फ्यूजन मत बनाइएगा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो वियना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का जो वियना है, यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। दरअसल वहाँ पे एक प्रमुख रूप से चलने वाला करेंसी है यूरो। नेशनली पे जाना जाता है, इंटरनेशनल भाई वहाँ पे यूरो चलने वाला है। शिलिंग एक प्रकार की छोटे होते हैं, जैसे वहाँ रुपया पैसा होता है ना, ऐसे ही वहाँ पे शिलिंग चलती है। और अगला बाकू मनत, इसको एक साथ याद करें, अजरबैजान बाकू मनत, बार बार आप रिपीट करेंगे कम से कम 10 बार, तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो बगल अपना पड़ोसी भाई है, तो बांग्लादेश का ढाका। अब देखिए, आपको करना क्या है कि कल जो हम लोगों ने कैपिटल करेंसी पढ़ा था, आज अभी इसी वक्त आप इसको करने के बाद में तुरंत 5 ये जो देश हैं इसको, और 5 कल के देश को, दोनों को रिवाइज करेंगे। याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, हर 10 को आप इस तरीके से बनाएंगे। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, ऑस्ट्रेलियन कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रिया वियना यूरो, अजरबैजान जो अपने देश हैं इसको हम कल पड़ोसी देशों को सोच रहा हूँ कि इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, तो पहला आपका ये क्वेश्चन रहा कि कैपिटल और करेंसी से, तो वो आपको क्लियर हो गया कि 5 देश में 5 कैपिटल और 5 करेंसी आपको दे करके तैयार हो गए। ठीक, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बुक एंड ऑर्थर को डिनोट करता है। बुक और ऑर्थर में जो अपना क्वेश्चन आज का है, इसके पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो शिखर धवन है अपने क्रिकेटर, ठीक है, शिखर धवन, इनका मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, तो बुक का नाम बताना था। आपने, आपको पता नहीं था, आपने सर्च भी नहीं किया। पढ़ाई का मेन जो होता है ना तरीका, वो ये होता है कि उसी समय उस चीज़ को जानना और सर्च करना। अब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख लीजिए, इसको एक बार साइड में लिख लिया करिए, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए कि क्या होता है। अगर याद है तब तो कमेंट बॉक्स में तुरंत वीडियो को रोकिए और लिखिए, नहीं याद है उस चीज़ को सर्च करिए, सर्च करके लिखिए। इससे होता क्या है, हमारा माइंड जो होता है ना, उस समय उस चीज़ को कैप्चर करना चाहता है कि शिखर धवन के बारे में क्या है, तो उस चीज़ को हम जाके तुरंत सर्च करेंगे तो हमारा माइंड कैप्चर कर लेगा। जो दिमाग है वो इमेज पे चलता है, तो इमेज बना लेगा कि यार इस समय सर्च किए तो ये चीज़ दिखा हुआ था, वो याद हो जाएगा। खैर आप करने वाले हैं नहीं, कोई बात नहीं। शिखर धवन
ठीक, इसके आगे क्रिकेट धवन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, धवन करके शिखर धवन का कहानी है। एक और क्रिकेटर, अब देखो यार नाम आया है तो वो भी हो जाए कि शिखर धवन, एक और सुरेश रैना है, इन्होंने भी बुक लिखा हुआ था, सुरेश रैना। इनकी जो बुक थी वो बिलीव थी, हम लोगों ने कभी पढ़ा था। ठीक है, अब आपसे देखो फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इस चीज को सर्च करके लिखिएगा। गौतम गंभीर, क्या इनके द्वारा कोई बुक लिखा गया है? अगर बुक लिखा गया है तो वो कौन सा बुक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्रिकेटर्स ने काफी लिखे हुए हैं, हर एक करके हम लोग याद करेंगे। कपिल देव जैसे जो धुरंधर है उन लोगों ने भी लिखा हुआ है। आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अपना, हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन? ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो ये आपके सामने बुक दिख रहा है, जो मूवी बन चुकी है, मिडनाइट चिल्ड्रन पे जो ऑथर हैं वो कौन है? काफी फेमस ऑथर हैं। आपके ऑप्शन है चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी या फिर विक्रम सेठ। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार आपको जरा सा शायद कुछ चीजें एक्सप्लेन करूँ तो सही रहेगा। देखिए, चेतन भगत के द्वारा एक बुक लिखा गया है रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि चीज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा। रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, अपना ऑप्शन सही है, सलमान रुश्दी इसके मिडनाइट चिल्ड्रन के जो है ऑथर है। विक्रम सेठ ये भी एक फेमस में है, इनके बारे में बताता हूँ। चेतन भगत द्वारा जो फेमस बुक्स इनके द्वारा लिखी गई है वो है 5 पॉइंट समवन, किसी के बारे में 5 कहानी या 5 पॉइंट, ये लिखा हुआ है चेतन भगत ने। रस्किन बॉन्ड अधिकतर बहुत ज्यादा फेमस है, इन्होंने बुक लिखा है इट इज अ वंडरफुल लाइफ। सलमान रुश्दी की तरह मिडनाइट चिल्ड्रन अभी हमने देख ही लिया था। विक्रम सेठ जो है वो अ सुटेबल बॉय जो है लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो आशा करते हैं आपको याद होगा, एम के गांधी, इन्होंने जो लिखा था एक्सपेरिमेंट ट्रुथ। ठीक है, ये लिखा हुआ था। इन्हीं का एक और बुक था जो आपको याद होगा, हिंद स्वराज। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगली बार जो अपना क्वेश्चन था वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो लिखा गया था वो था, जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। लिंक करते चलिए, को याद कर लिया कि चेतन भगत का 5 पॉइंट समवन। आगे बढ़ते हैं अपना, जो हम लोग पढ़ते हैं। पिछली बार हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। प्रिंटिंग प्रेस अपना क्वेश्चन था। ठीक है, जॉन गुटनबर्ग करके थे, उन्होंने बनाया हुआ था। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ द पेंसिलिन? पेंसिलिन की खोज किसने की, किसने बनाया हुआ है? चार्ल्स बेबेज, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेम्स वाटसन या फिर टिम्बरली। तो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो टिम्बरली के बारे में जो फेमस जानते हैं, HTML करके है, इन्होंने इसको बनाया हुआ था शुरू से ही। ठीक है, और कहा यह भी जाता है कि इंटरनेट का जो जनक है वो इनको माना जाता है, क्योंकि टिम्बरली ने HTML बनाया है तो इन लोगों को चलता रहता है। और आपको ये चीज़ पता होगी, चार्ल्स वेब ने कंप्यूटर को बनाया हुआ था, यहाँ से इनकी शुरुआत देखने को मिल जाती है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपका क्वेश्चन का आंसर है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। जेम्स वाटसन के द्वारा डीएनए के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। पेंसिलिन की खोज जो है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया हुआ है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही चीज़ों को शुरुआत किया हुआ था। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये फेमस है, इसको याद कर लीजिए आप। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है जेम्स वाटसन और फ्रांस, प्रमुख रूप से इनका नाम आता है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के। इंटरनेट के टिम बर्नली और इनके साथ में प्लस टीम लिख लो, क्योंकि टीम के साथ में इन्होंने बनाया हुआ था, अकेले नहीं बनाया था। ठीक है, टिम बर्नली और उनके साथ में टीम ने बनाया हुआ था, ये रहा है। ठीक है, साथ में हमने अगली पिछली बार क्या पढ़ा तो उसमें याद होगा, तो उसमें हमने बल्ब का पढ़ा था, बल्ब का एडिशन ने बनाया हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस को जॉन गुटनबर्ग, दो मेरे को याद है, दो आप बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए चौथा वाला है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और उनकी स्टेब्लिशमेंट के बारे में। पिछली बार जो हमने रखा हुआ था वो WHO था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल होना चाहिए।
इसकी स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी। मेरे को तो इसी तरीके से याद है 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन इसका इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए। ठीक आखिरी दिन अपना वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक है, ऑप्शन है जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, रोम और लंदन। एक दूसरे को लिंक करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, हाई टेबल फॉर्म में देखते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है। 1919 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलते हैं। 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। 45 आपको ये भी याद होगा कि पिछली बार जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें 1945 में 2 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए आप फटाफट से। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि अपना क्वेश्चन के हिसाब से इसकी सॉरी हेडक्वार्टर है वो रोम में है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है 1961 में किया गया है। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिलता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। तो ये चारों चीज़ें याद होगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी जिनेवा में है, 1919 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो अपना क्वेश्चन था में इसकी स्थापना हुई है। ऑर्गेनाइजेशन लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और 1948 में इसकी स्थापना। Which article is related to citizenship at the commencement of the constitution? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। देखें तो कल हम लोग इसके पहले जो है आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4 को पढ़ लिए थे। ठीक है, जिसमें किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन, उस पर लागू होने वाले रूल, वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं होंगी, कितना सिस्टम होगा, वो सब। 4 जो था वो 2 और 3 में जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उनके अमेंडमेंट करने की। अब तक हमने स्टेट का फॉर्मेशन देख लिया, बाउंड्रीज देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिटीजनशिप के बारे में देखें। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको, किन लोगों को हम अपने देशवासी कहेंगे या उनको नागरिक कहेंगे या किसको नहीं कहेंगे। आर्टिकल नंबर 5 का डिनोट करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजनशिप दी जाएगी किसी को, जो कि आंसर रहा है। आर्टिकल नंबर सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, कुछ ऐसे लोगों को हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, जो पाकिस्तान से चल कर भारत आए, हम लोग क्या करेंगे सिटीजन। कुछ लोग जो युद्ध के पहले जो लोग उस देश के थे हमारे, उनके बारे में बात किया जा रहा है। उनको आर्टिकल नंबर 6 के तहत हम लोग नागरिकता दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि राइट टू सिटीजनशिप, नागरिकता उनको भी दी जाने का अधिकार है। अब सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान, ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, माइग्रेट्स टू पाकिस्तान जो चले गए हैं हमारे यहाँ से, उनको नागरिकता दी जाती है। लेकिन जैसे अगर वो मान लीजिए वहाँ की जाके नागरिकता ले लिए, ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, भारत का संविधान कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, वैसे ही भारत की नागरिकता आपकी रद्द हो जाएगी। यानी जैसे ही आप दूसरे के नागरिक बने, फिर भारत के नागरिक आप नहीं रह जाएंगे, ऐसा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि राइट टू द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका मूलभूत यानी जिनके पेरेंट जो पहले यहाँ रहे हैं, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत के पहले मतलब भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन उनका जो मूल है वो अगर भारत के हैं, उनके पिता दादा परदादा भारत के थे, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 8। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी आपको 1 से लेकर 8 तक। ठीक, अब बढ़ते हैं डेज के ऊपर। हम लोग हमेशा से डेज को देख रहे हैं, दिसंबर से शुरुआत किए हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन से 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर। अब एक करके देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं हमारी।
जैसे 5 दिसंबर को सबसे पहले देखा जाए, अच्छा 5 दिसंबर के पहले, अच्छा देख लो इसको, फिर उसको रिवाइज करते हैं। 5 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर जो कि इंटरनेशनल माइक्रोवेव ओवन डे के रूप में मनाते हैं, माइक्रोवेव बना हुआ था इसलिए उसको इस दिन का मनाते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल नेशनल के रूप में मनाते हैं। 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेज डे के रूप में मनाते हैं, जो आर्म फोर्सेज डे है उसको 7 दिसंबर मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं, जो आंसर अपना है। ठीक है, आंसर अपना ये रहा कि 4 दिसंबर को इंडियन नेशनल डे मनाते हैं। अब जरा सा हम लोग जो इसके पहले पढ़े हैं उसको देख लेते हैं कि कितना आपको चीजें याद है। जैसे 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम लोग मनाए हुए थे वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, सेकेंड डे को हम लोग मनाए थे आपका वर्ल्ड, मेरे को तो नहीं याद आ रहा, एक याद है मेरे को, इसको वर्ल्ड सॉइल डे मनाए हुए थे। हाँ, इसको हम लोग मनाए थे पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसको हैंडीकैप डे के रूप में बनाए थे क्या, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक, एक बार देख लेना भाई आप लोग, इसको जरा करेक्शन करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बनाना कि 2 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं। ठीक, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब रहा आपका करंट अफेयर का पोर्शन। करंट अफेयर पोर्शन में कौन कौन सी चीजें आएंगी उसको देखिए। एक पहला करंट अफेयर बताता है कि द हुरून रिच लिस्ट जो कि 2025 में बनाई गई है। एक मिनट, क्वेश्चन है द हुरून रिच लिस्ट 2025। हुरून रिच लिस्ट मतलब कि अमीरों की एक लिस्ट निकलती है जो हुरून तैयार करती है। 2025 का उसने लिस्ट बनाया और 2025 के हिसाब से उनकी लिस्ट में आया वंस अगेन इंडियाज डायनेमिक स्टार्टअप एंड बिजनेस इकोसिस्टम दिस ईयर, इस साल दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र गोयल कौन है भाई साहब, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इटर्नल, फॉर्मली जिसे हम लोग जोमेटो कंपनी कहते हैं, तो जोमेटो कंपनी के जो फाउंडर हैं जिनका नाम है दीपेंद्र गोयल, इन साहब ने हैज इमर्ज्ड एन इंडिया टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, ओवरटेकिंग वेटेरन बिजनेसमैन राधा कृष्णन दामानी, जो कि डी मार्ट के हेड हैं या डी मार्ट के फाउंडर हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए दीपेंद्र गोयल अपने आप को नंबर पे दर्ज कर लिए हैं। अभी तक भारत के अंतर्गत सबसे अमीरों में डी मार्ट के फाउंडर थे राधा कृष्ण धामनी को माना जाता था, दमानी। अब इनको हटा करके अपने उनकी जगह दर्ज नाम कर दिया गया है गोयल का। ये अपना पहला चीज था। MD and CEO Chief Executive Officer of Airtel India will effectively at 1 जनवरी 2026। 2026 से एयरटेल के जो MD एंड CEO वो नए बना दिए गए हैं शाश्वत शर्मा जी को। ठीक है, एयरटेल कंपनी के। थर्ड है बायोलॉजिकल पार्क जिसे BBP कहा जाता है, नियर बंगलुरु के पास में हैज इंपोर्टेड 8 ब्लैक मंकीज, 8 मंकीज को, कैपेचिन मंकीज को साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया है भारत के बंगलुरु के अंतर्गत जो बायोलॉजिकल पार्क है वहां पे। अब बंगलुरु है तो मैं आपको कर्नाटक का बताता हूं। कर्नाटक जिसकी कर्नाटक कर सकते हैं। पहला है अंसी, दूसरा बंदीपुर, ठीक, इसके बाद है बनरघट्टा जो यहाँ पे दिया हुआ है। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुदेरमुख। ठीक,
और एक है नागरहोल। ये 1 2 3 4 5 ये कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क को याद इसी तरीके से करिएगा, आप लिख लीजिए और इसको कंटिन्यू दोहराएंगे ना, याद हो जाएगा। अंसी बंदीपुर बंदरघट्टा कुद्रेमुख नागरहोल, अंसी बंदीपुर बंदरघट्टा कुद्रेमुख नागरहोल, 5 याद हो जाएगा। और इसी में से एक जो बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्चिन मंकी को क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है, लाया गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर ये रहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको ओमान का जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है उससे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। ओमान, तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि प्रधानमंत्री जी को ही ओमान का पहला ऑर्डर जो है, पहला हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। और इसी चीज को लेते हुए इन्होंने माइलस्टोन बनाया है डिप्लोमेटिक ऑर्डर को बढ़ाते हुए। पीएम मोदी अब तक जो है 29 टॉप ऑनर्स जो मिले हुए हैं, रिफ्लेक्टिंग दैट ये बताता है कि भारत राइजिंग स्टेचर एंड हिज पर्सनल ग्लोबल इन्फ्लुएंस को मोदी जी काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। मोदी जी का ये इंटरनेशनल स्वभाव होना, लोगों को अट्रैक्ट होना, इससे भारत की छवि भी बेहतर बन रही है, ठीक है। अब करंट अफेयर का लास्ट टॉप जो आपके लिए है, लास्ट ये है अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द इंडिया आर्म फोर्सेस। भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट रहा है कि 23 साल की जो साई जाधव है, साई जाधव जी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून से। पहली बार पहली वुमन ऑफिसर पास करके निकल रही है 23 साल की साई जाधव, ठीक। अपने लाभ 5 करंट पहला ओपन ऑफिसर बनाया गया, इसके बाद 23 सेल में। प्राइम मिनिस्टर साहब को ओमान का अवार्ड सबसे ज्यादा दिया गया है। बंदरघट्टा में 8 बंदरों को साउथ अफ्रीका से एम्पायर किया गया है। शाश्वत शर्मा इनको MD एंड CEO बना दिया गया है, 1 जनवरी से कार्यकाल अपना चालू करेंगे। और हरून रिच लिस्ट में राधा कृष्ण दामिनी को छोड़ते हुए दीपेंद्र गोयल MD एंड CEO ऑफ जोमेटो, उन्होंने अपने आप का नाम दर्ज कर लिया है। ये रहा आज वीडियो। कैसा लगा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।